Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। आज हम करेंगे पंजाब सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। कल का मैच बेहद रोमांचक रहा। 223 रन का लक्ष्य दिया था पंजाब सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को, और ओपनिंग में पंजाब सुपर किंग्स की ओर से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने 91 रनों की इनिंग खेली, उसमें एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ जो बेन स्टोक्स के द्वारा ड्रॉप किया गया बाउंड्री पे। हालांकि बेन स्टोक्स उतने कैच ड्रॉप करते नहीं, लेकिन कल दोनों ओर से फील्डिंग का स्तर काफ़ी नीचे था। तो सर क्या कहोगे आप उसके बारे में? अब आजकल तो दर्पण एक दो कैच छूट भी जाते हैं और एक दो कैच लपक भी लिए जाते हैं। तो एक दो कैच छोड़ना, एक दो कैच को पकड़ना, इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये चौथी मैच जो थी वो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, और सिर्फ 4 रन से ये राजस्थान रॉयल हारी। और बल्कि ये कहना उचित होगा कि बस वो 4 रन नहीं बना पाई, और एक मैच जिनके लिए संजू सैमसन के जो शानदार प्रयत्नों की वजह से ये मैच जीता जाना चाहिए था। अगर जीत भी लेते तो अच्छी ही बात थी, लेकिन जीत नहीं पाई। और हम ये कहना चाहेंगे कि पंजाब 11 जीती, उसके बजाय ये मैच का विजय हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन सर मैं पहले बात करूंगा पंजाब सुपर किंग्स के बैटिंग के बारे में। कल केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। बाद में दीपक हुडा, किसी को उतना विश्वास नहीं था कि दीपक हुडा आके इतने लंबे हिट लगाएंगे, क्योंकि अगर आप दीपक हुडा का पिछला जो सीज़न देखें आप, तो पिछले कुछ सीज़नों में उनके रन बने हैं ज़रूर, लेकिन वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, उतने ज़्यादा रन वो बना नहीं पाए। लेकिन कल की जो इनिंग थी वो ताबड़तोड़ इनिंग थी। वो देखना चाहिए किसी भी प्लेयर को, क्योंकि अगर आप उनका देखें पिछले 6 महीने, तो बड़ौदा में से भी उनको 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था कृणाल पंड्या के साथ, जो उनकी बवाल हुई थी, जिसके चलते उनको 1 साल के लिए बीसीए ने प्रतिबंधित कर लिया। और ऐसे मेंटल हालात में इतनी बड़ी इनिंग दीपक हुडा के थ्रू काफ़ी कुछ बयां करती है। सबसे पहले हुडा की बात करने से पहले केएल राहुल का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। आप उसको मिस्टर 360 कहते हैं जी। और कल उन्होंने 50 गेंद के अंदर 188 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के और 12 चौके, तो ऐसा उनका परफॉर्मेंस रहा। बहुत ही जानदार और शानदार इनिंग थी, और यही बताता है दर्पण कि वो मिस्टर कोहली के इतने भरोसेमंद क्यों हैं। क्योंकि आज एबीडी तो उनके चाहते है ही, तभी तो उनकी टीम में है कोहली की। लेकिन ये केएल राहुल हमारे लिए, हमारी इंडियन टीम के लिए एबीडी विलियर्स से कम नहीं है। और हमने अक्सर देखा है कि जब ये युवा लोगों को कैप्टनशिप दी जाती है तो वो कैप्टनशिप के बोझ के तले दब नहीं जाते हैं, बल्कि उभर के बाहर आते हैं। तो ये बहुत ही हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बड़ा ही अच्छा नज़ारा है। देखिए वहाँ पे पंत भी अच्छी कैप्टनशिप करके अपनी पहली मैच धोनी के सामने जिताई। आज राहुल ने भी बड़ी शानदार और जानदार परफॉर्मेंस करके ये एकदम कटोकट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, और आखिर में अर्शदीप पर यकीन करके उनको आखिरी ओवर दिया। तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि हमारी युवा पीढ़ी न सिर्फ होनहार है, बल्कि एज अ कैप्टन भी बड़ी जानदार है। लेकिन सर कल दुख एक बात का ये रहा कि कल केएल राहुल 100 नहीं बना पाए। फिर से एक और बात, कल उनको 100 बनाना चाहिए था, लेकिन वो 100 उनकी बन नहीं पाई। लेकिन फिर भी कल उनकी बैटिंग जानदार थी। मैंने आगे बात की, जैसे दीपक हुडा ने जिस तरह से कल लंबे हिट लगाए, उनका पहले से तय था कि वो 4 नंबर पे ही खेलेंगे, और बिल्कुल भरोसा जताया टीम मैनेजमेंट ने दीपक हुडा पे, और वो भरोसे पे खरे उतरे। ये दर्पण कभी कभी जैसे कि कोई अगर बोल देता है ना कि हम आपकी कैरियर को ख़राब कर देंगे, तो उनसे उनके अंदर का जो है जुनून बाहर आता है। तो कभी कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो अगर पॉजिटिव खिलाड़ी है तो उनको इस तरीके से लेते हैं। और दीपक हुडा, हालांकि उतनी उनकी चर्चा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लगातार 3 6 लगाए थे, और वो भी ओवर द मिड ऑफ, ओवर द एक्स्ट्रा कवर,
तो ये छक्के बड़े ही जानदार और इतने देखने लायक होते हैं कि फिर लगता है कि अगर दीपक हुडा अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे तो उनके लिए भी सोचा जाएगा। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, जैसा कि आपने भी कहा कि वो लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज इंडिया में इतनी सारी टैलेंट है कि आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, आपको सिंसियर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और सिर्फ एक ही गोल रखना होगा कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई क्रिकेट। जी जी बिल्कुल। और राजस्थान रॉयल्स की ओर से डेब्यू किया था साकरिया ने, लेकिन कल साकरिया की भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही। 3 विकेट उन्हें मिले डेब्यू मैच में और एक अच्छा कैच जो उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पे जो कैच लगा बिल्कुल देखने लायक था, आकर्षक कैच था वो। और तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कल डेब्यू मैच साकरिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा। ओ जैसे साकर मिल गई उनको जी, और जैसे मिठास आ गई उनके, क्योंकि वो ऐसे भी दर्पण कद में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन बड़े ही शानदार खिलाड़ी है। क्योंकि उन्होंने 17-18 जो उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक, उन्होंने 28 विकेट लिए हैं और एक बार उन्होंने सिर्फ 11 रन देकर 5 विकेट लिए। तो इनसे अगर इनको 20 लाख की उनकी बेस प्राइस थी, अगर उनसे 5 गुना ज़्यादा रकम देके उनको ख़रीदा जाता है तो निश्चित रूप से उनमें टैलेंट तो है, तभी तो उनको 1 करोड़ 20 लाख के अंदर उनको ख़रीदा गया। तो ऐसे, और वो लेफ्ट हैंडेड भी है, अच्छे फील्डर भी है और उनका रनअप भी बड़ा स्मूथ है और बिल्कुल नपी-तुली गेंदबाजी करते हैं। 100 स्पीड में वेरिएशन रखते हैं, 105 से लेके 130-35 तक की उनकी स्पीड जाती है। तो ये खिलाड़ी हमारे लिए ज़रूर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जैसे भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज आते हैं सिलेक्टरों की निगाहें उनके ऊपर जम जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आगे राजस्थान रॉयल्स 223 रन का पीछा करने उतरी थी और राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत उतनी खास रही नहीं, क्योंकि बेन स्टोक्स भी 0 पे चलते बने, बाद में दूसरी विकेट भी गिर गई थी जल्दी ही। लेकिन बटलर और संजू सैमसन ने बीच में पारी को संभाला। बटलर ने एक ओवर में 4 चौके लगा के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, स्कोरबोर्ड को रोटेट किया। एक अच्छा आप कह सकते हो कि पारी को संभाला राजस्थान रॉयल्स की। बाद में संजू सैमसन ने जिस तरह से पारी खेली कल, 119 रन की नाबाद पारी, जैसा आपने कहा कि कल जीतना चाहिए था राजस्थान रॉयल्स को। इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद संजू सैमसन को जिताना चाहिए था। वो एक आखिरी गेंद में एक जो छक्का नहीं लग पाया, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स जीता नहीं। लेकिन कल संजू सैमसन की आप जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि एज ए कैप्टन ये रिकॉर्ड है कि एज ए कैप्टन डेब्यू मैच में किसी ने शतक लगाया हो T20 में। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि एज अ कैप्टन, और वो भी अपनी डेब्यू मैच में, ऐसा शानदार परफॉर्मेंस अभी तक कोई कर नहीं पाया है। इसीलिए संजू सैमसन बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, फिर उनको लिया जाता है, फिर एक बार उनको अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहा कंसिस्टेंट, तो हम भी चाहेंगे कि संजू सैमसन इंडियन टीम के अंदर वापसी करें। और स्टॉक्स का तो ये है दर्पण कि वो हमारे स्टॉक में होते हैं, बैटिंग लाइनअप की स्टॉक में, लेकिन वो कब बैकफायर कर जाए, कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उनका कोई पता नहीं। वो जब खेलते हैं तो मैच ज़रूर जिताते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर उम्मीदें की जाती है, कई बार वो उम्मीद तोड़ते भी है। और कल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी राजस्थान को, तभी बिना कोई रन बनाए अपने खाते में, अपने स्टॉक में एक भी रन दिए बगैर वो आउट ऑफ द स्टॉक हो गए। और सर आगे बात करूँ तो जो इस IPL ऑक्शन के सबसे बड़े महंगे प्लेयर थे क्रिस मॉरिस, जिसने राजस्थान रॉयल्स को लिया था 16 करोड़ में, वो कुछ खास उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए कल की मैच में। हालांकि और कई मैचें बाकी है, उम्मीद है कि वो कुछ असर या कुछ छाप अपनी छोड़ेंगे इस IPL में, लेकिन कल तो उनका कुछ उतना परफॉर्मेंस रहा नहीं। दर्पण बड़े महंगे खिलाड़ी, बड़े महंगे साबित हुए। अगर वो थोड़ा भी अपने जो जितनी रकम उनको दी गई है, जितने खर्चे में उनको, जितने रुपये में उनको ख़रीदा गया है, थोड़ा सा भी अगर वो योगदान देते तो ये मैच राजस्थान ज़रूर जीत लेता। क्योंकि न तो उन्होंने कोई बॉलिंग में करिश्मा दिखाया जी, उसके बजाय तो ये चेतन साकरिया बड़े चेतन ही दिखे, बड़े अलर्ट दिखे जी। और उन्होंने 3 विकेट भी चटकाई और रन भी मॉरिस से कम दिए और मॉरिस से विकेट भी ज़्यादा लिए। तो आप जो कहते हैं ना कि हम जो है ना
गोरे लोगों के ऊपर हम जो इतने खर्च कर देते हैं, कभी कभी फिजूल में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। हो सकता है, मैं नहीं मानता कि इनके ऊपर ये राजस्थान रॉयल ने सही जुगाड़ खेला है। बहुत महंगे पड़ेंगे, पछताएंगे, और हो सकता है कि वो अगले साल उनको रिटेन न करवाए। मैं अभी से बोल रहा हूँ दर्पण, क्योंकि उनके अंदर वो ये नहीं है जो इतने महंगे खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, पूरी तरह से सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं जब ऑक्शन हुआ था 16 करोड़ में, जब राजस्थान रॉयल्स ने लिया था क्रिस मॉरिस को, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कई सारी रकम उन्हें दे दी गई है जो वो डिजर्व नहीं करते। 16 करोड़ रुपए में अगर आप क्रिस मॉरिस को लेते हो तो वो उतना डिजर्व नहीं करते। उससे अच्छा होता कि 16 करोड़ में आप इंडियन जो स्टार होते थे, यानी डोमेस्टिक में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता, उनको आप लेते। 16 करोड़ में तो आपके पास कई सारे बॉलर और कई सारे बैट्समैन आ जाते डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। ये फ्रेंचाइजी को भी चाहिए कि ये जो है बाहर के खिलाड़ी, उनके ऊपर जरा अक्ल से और जरा दिमाग से रुपये लगाए, क्योंकि अक्सर ऐसे खिलाड़ी जो उन्होंने बिना सोच के लिए थे, फिर उनको रिटर्न नहीं कर पाए, उनको रिलीज़ कर दिया गया, फिर वो बिके। और 8-10 करोड़ का खिलाड़ी स्टीव स्मिथ जैसा 2 करोड़ में बिका। ये बताता है कि फ्रेंचाइजी को भी चाहिए कि अपने रुपये सही जगह पे लगाए, और हो सके उतना इंडियन क्रिकेट के ऊपर लगाए, इंडियन युवा टैलेंट के ऊपर लगाए। जी सर, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा। कल हालांकि पंजाब सुपर किंग्स जीत तो गई, लेकिन फिर से वही जो पिछले आईपीएल में जो उनकी दिक्कतें थी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, कल तो फील्डिंग भी उनकी काफ़ी ख़राब रही, क्योंकि केएल राहुल ने भी एक ईजी कैच मिस कर दिया। बाद में बाउंड्री लाइन पे एक मुरुगन अश्विन ने कैच ड्रॉप किया, और दो फील्डर के टकरा जाने की वजह से एक और कैच ड्रॉप हो गया संजू सैमसन का, जिसके चलते मैच इतना रोमांचक हो पाया। अदरवाइज मैच कब का खत्म हो गया होता। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये तो आपको बेसिक क्रिकेट से ऐसा सिखाया जाता है कि आप कॉलिंग दे, बाद में आप कैच पकड़े। अगर दो प्लेयर इट्स माइन ऐसा पुकारना चाहिए। ये तो जब आप है ना अंडर 12 में जब खेलते हैं, अंडर 13 में जब खेलते हैं, तभी से आपको सिखाया जाता है। ये तो आप क्रिकेट स्कूल के क्रिकेट में भी आपने सीखा था दर्पण, कि अगर ऐसा टकरा जाना, और एक नहीं 2 बार टकरा जाना, तो इतने महंगे कोचिस करते क्या है, कई बार ये सवाल पैदा होता है। और जॉन्टी रोज जैसे कोच है पंजाब सुपर किंग्स के पास फील्डिंग कोच की तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेसिक क्रिकेट पे वापस से उनको फोकस करना चाहिए, कॉलिंग देना चाहिए फील्डिंग के वक्त। और एक बात तो दर्पण, बस एक बात तो ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह, हमेशा के ऑर्डर की तरह बोल देनी चाहिए कि जब गेंद बहुत ऊपर जाएगी और विकेट कीपर के रीच में होगी, उनकी पहुंच में होगी, तो ये वो कैच सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर ही लपकेगा, क्योंकि उनके दस्ताने बड़े होते हैं जी। और इसीलिए वो ज़्यादातर विकेट कीपर ऐसे कैचेस छोड़ते नहीं हैं जो आम खिलाड़ी अक्सर छोड़ देते हैं। जी सर, बिल्कुल। और मैंने जैसे कहा कि पंजाब सुपर किंग्स की कल बॉलिंग भी उतनी धारदार रही नहीं, तो पंजाब सुपर किंग्स को आगे की मैचेस जीतने के लिए, हालांकि कल तो वो जीत गई, लेकिन आगे की मैचें कई अच्छी टीमों के सामने है वापस से, तो उन्हें ज़रूरत होगी कि अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट मजबूत करे। कल हालांकि सामी अच्छे रहे, 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए। हर्षदीप सिंह भी अच्छी गेंदबाजी की हर्षदीप सिंह ने, लेकिन अश्विन मुरुगन ने तो मार डाला था। जी बिल्कुल, लेकिन ये कल ग्राउंड भी छोटा था, तो हो सकता है क्योंकि कल कोई स्पिनर इफेक्टिव नहीं रहा था, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि देखिए ग्राउंड छोटा हो दर्पण, लेकिन ये ग्राउंड के अंदर पहली इनिंग जो खेलते हैं उनका एवरेज स्कोर 166 है, तो छोटा ग्राउंड है, लेकिन टोटल बड़ा नहीं बना पाते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। और कल तो ये पंजाब क्या जीती, मरते मरते जीती है। दोबारा अपने जो उलझे हुए मामले हैं उनको सुलझा के जब अगली मैच होगी तो उम्मीद रखते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से तैयारियां करके आएंगी, ऐसे 2 खिलाड़ी टकरा नहीं जाएंगे और कड़ी टक्कर देंगे। जी बिल्कुल, तो ये था हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस शो पंजाब सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।